नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ स्वाहा नॉवल का पार्ट 9। इसके बाकी के 8 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं स्वाहा नॉवल का पार्ट 9। और रेखा ने डरते डरते दोबारा आंखें बंद की तो उसे अंधेरे के सिवाय कुछ नजर नहीं आया। उसने फौरन आंखें खोल दी और बोली, अब तो कुछ नजर नहीं आया। फिर देखना चाहती हो? काले चिराग ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, रेखा उसका हास्य समझ खौफनाक होकर बोली। लेकिन ये था क्या? आओ मेरे साथ। काला चिराग आगे बढ़ने लगा। और उस दृश्य को अपनी नजर का फरेब समझकर भूल जाओ, और आइंदा इस तरह की फरमाइश जरा सोच समझकर करना। यह हमारी बस्ती है, हमारी दुनिया है। यहाँ वो होता है जो वहां नहीं होता। वो बोलता गया और पता नहीं कह क्या रहा था। रेखा को क्या समझाना चाहता था। रेखा ने उससे उलझना उचित न समझा और खामोशी से उसके पीछे चलती रही। फव्वारे से गुजरकर वे बड़ी इमारत के दरवाजे पर पहुंच गए। ये बड़े बड़े सुर्ख पत्थरों की इमारत थी। बिल्कुल काला और चमकदार दरवाजा था और उस पर जगह जगह पीतल की मोटी कीलें लगी हुई थी। उस विशाल फाटक नुमा दरवाजे में एक छोटा दरवाजा भी था। काले चिराग ने इस छोटे दरवाजे को पीछे धकेला तो वो खुल गया और वो उस दरवाजे में प्रवेश कर गया। उसने रेखा को अपने पीछे आने का इशारा किया था। रेखा उसके पीछे पीछे ही दरवाजे में प्रवेश कर गई। इस इमारत में भी सन्नाटा व्याप्त था। एक प्राणी भी कहीं नजर नहीं आया था। लेकिन अब रेखा में कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं थी कि जाने जवाब में ये काला चिराग उसे क्या दिखा दे। वो खामोशी से उसका अनुसरण करती रही, यहाँ तक कि वो एक कमरे में दाखिल हो गई। और ऐसे कमरे रेखा ने ऐतिहासिक फिल्मों में ही देखे थे। ऐसा कमरा किसी बादशाह या मल्लिका का होता था। ऊंची ऊंची मसनदे, सरसराते हुए बड़े बड़े पर्दे, झाड़ फानूश, खूबसूरत कालीन। कमरे में दाखिल होकर काले चिराग ने उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और वो खुद भी एक दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। तुमने ऊँटनी पर एक थका देने वाला सफर किया है, कुछ देर आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। ये कहकर काला चिराग उठ गया और उसका जवाब सुने बिना कमरे से निकल गया। रेखा वास्तव में बहुत थक गई थी। उसका अंग अंग दुख रहा था। भूख से ज्यादा उसे नींद सता रही थी। वो कुर्सी से उठकर एक कोने में पड़े विशाल शाही पलंग की तरफ बढ़ी, और जब वो उस पर लेटी तो ऐसा लगा जैसे गुलाब की पत्तियों पर लेट गई हो। इस कदर मुलायम नर्म बिस्तर था। उसके तकिए महक रहे थे। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। वो सोना नहीं चाहती थी, क्योंकि काला चिराग नाश्ते का बंदोबस्त करने गया था और वो आता ही होगा। लेकिन नींद ने उसे कुछ और सोचने का अवसर नहीं दिया और उसे अपनी आगोश में ले लिया। यूं काला चिराग जब नाश्ते की तशरीर लेकर आया, तब तक रेखा गहरी नींद में सो चुकी थी। उसने अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के साथ सोई हुई रेखा को देखा, प्लेट मेज पर रखी और खामोशी से कमरे से निकल गया। रेखा बेहद थकी हुई थी। वो दिन ढले तक सोती रही। फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक नए अनजान कमरे में पाया। उसकी नजरें सबसे पहले छत से लटके फानूस पर पड़ी। फिर उसने विशाल शाही पलंग को देखा। विवेक जागा। आवाज बहाल हुए तो उसे याद आ गया कि वो कहाँ और कैसे है। वो शायद बहुत देर तक सोती रही थी। वो हड़बड़ाकर उठी और अब उसकी निगाह मेज पर रखी तस्तरी पर पड़ी। तस्तरी में फल और पानी और ग्लास रखे थे। उसे ख्याल आया कि अब नाश्ते और खाने का वक्त बीत चुका था। सोकर जागने के बाद अब उसका मन मस्तिष्क शांत और संयत थे। मन नहा धोकर कपड़े बदल लेने को किया और उसने उठकर बैग से अपने कपड़े निकाले और कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई कि बाथरूम किधर है। और अभी वो अनुमान ही लगा रही थी कि दरवाजा खुला और काला चिराग अंदर दाखिल हुआ। वो रेखा को खड़े हुए देखकर मुस्कुराया और बोला, कहाँ जाना चाहती हो? जरा मुंह हाथ धोकर ताज़ा होना चाहती हूँ। वो सामने चली जाओ। पर्दा हटाओगी, दरवाजा नजर आ जाएगा। काले चिराग ने एक तरफ इशारा किया। उसके इशारे के अनुसार रेखा ने जब पर्दा हटाया तो वहां दरवाजा था। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई और अंदर कदम रखते ही वो हर तरफ खुद को ही देख रही थी। दाएं बाएं, सामने पीछे, छत पर, फर्श पर, कहाँ नहीं थी वो। हर तरफ दर्पण लगे हुए थे। छत और फर्श पर भी शीशे थे। यहाँ तक कि दरवाजों की पीठ पर भी आईना था। बंद होने के बाद दरवाजा शीशे की दीवार में हो गया था। ये एक बेहद बड़ा हमाम था। फर्श पर एक हौज थी जिसकी लंबाई 6 फुट और चौड़ाई 4 फुट रही होगी और उसकी गहराई भी 4 फुट थी।
हौज की सतह नीले रंग की थी, इसलिए हौज और उसका पानी नजर आ रहा था, वरना आईने की वजह से इतने अक्स दिखाई दे रहे थे कि कुछ पता नहीं चलता था कि कौन सी चीज कौन सी जगह है। रेखा जब इस आईने वाले हमाम से नहाकर निकली तो बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी। काला चिराग कमरे में मौजूद था। रेखा इस वक्त उस ताजा खिले गुलाब की मानिंदी लग रही थी जिस पर शबनम की बूंदें पड़ी हो। उसका सौंदर्य मंत्रमुग्ध करने वाला था। काला चिराग उसे अपलक देख रहा था। रेखा ने अपने खुले बालों में तौलिया लपेटा हुआ था। वो काला चिराग की शौक भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए कुर्सी पर बैठ गई और मेज पर रखी चीजों को देखने लगी। अब उसे तेज भूख लग रही थी। अब तुम क्या खाओगी? काला चिराग उठकर मेज की तरफ बढ़ा। नाश्ते और दोपहर के खाने का वक्त तो निकल चुका है, अब तो शाम की चाय का वक्त है। मेज पर इतना कुछ मौजूद है, कुछ भी खा लूंगी, आप मेरी चिंता ना करें। खाने लाए हुए भी कई घंटे हो गए, देख लो ठंडा तो नहीं हो गया है। कोई बात नहीं, जैसा भी है खा लूंगी। ये कहते हुए रेखा ने डोंगे से ढक्कन उठाया तो खाने से भाप उठ रही थी। वो बोली, अरे ये तो गर्म है, बिल्कुल गर्म है। क्या आप दोबारा लाए हैं? नहीं तो दोपहर को ही लाया था, काले चिराग ने भोलेपन के साथ कहा। रेखा ने अपने मतलब का खाना प्लेट में निकाला और खाने लगी। खाना गर्म ही नहीं, अत्यधिक स्वादिष्ट भी था। खाना खा रेखा ने चाय ली। चाय भी ताजा और गर्म थी, जैसे अभी अभी बनाकर लाई गई हो। रेखा ने काले चिराग से चाय की पेशकश की, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया, मैं चाय नहीं पीता। रेखा खाने पीने से अलग हुई तो काले चिराग ने उठाकर बर्तन समेट लिए। रेखा ने कहना भी चाहा कि मैं उठाती हूँ, लेकिन कह नहीं सकी। काले चिराग ने सारे बर्तन एक साथ उठाए और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसकी अनुपस्थिति से फायदा उठाकर रेखा ने अपने सिर से तौलिया खोला और अपने बाल संभालने लगी। ये कैसा तिलस्म था, कैसी जादुई दास्तान थी। वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। वो घर से अपने भाई इंद्रजीत को तलाश करने के संकल्प के साथ निकली थी। वो एक ही रात में अपने भाई के निकट पहुंच गई थी। वो झोपड़ी में घुसकर भाई को देखना चाहती थी, लेकिन काला चिराग वहां रुकावट बनकर पहुंच गया था। रेखा को जल्दबाजी दिखाने से रोक दिया गया था। जाने क्यों किया था उसने ऐसा। वो रेखा से पहले कोई बात करना चाहता था। शायद उसे उसके भाई के बारे में ही कुछ बताना चाहता था, और अब तक इस विषय में कोई बात नहीं हुई थी। तो इसका कारण भी यही था कि रेखा दिन भर सोती रही थी। रेखा अब तरोताजा और बिल्कुल चाक चौबंद थी। उसने सोचा कि काला चिराग वापस आए तो उसके आते ही पूछेगी कि मामला क्या है। उसका भाई इंद्र इस अज्ञात इलाके में क्यों है, वो किस हालत में है, और उसे एक नजर देखने भी नहीं दिया गया, क्यों? इन्हीं उलझी उलझी सोचों के साथ रेखा उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो काफी देर तक भी वापस नहीं आया। तो रेखा उठी। उसने सोचा कि बाहर निकलकर देखे। बाहर खूबसूरत बाग था, शाम का वक्त था, वो बाग में टहल सकती थी। रेखा ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा ना खुला, शायद बाहर से बंद था। रेखा ने कुछ सोचा और उस अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई जिससे काला चिराग अंदर गया था और फिर अभी लौटकर नहीं आया था। लेकिन यह दरवाजा भी बंद निकला। दरवाजे बंद क्यों हैं? क्या उसे कैद कर लिया गया है? अपनी इस सोच पर वो हंसी। वो कोई शहजादी थोड़ी ही है जिसे कोई जिन्न या देव अपने तिलस्मी महल में कैद कर ले। ये सच था कि रेखा कोई शहजादी न थी, लेकिन उसका रूप यौवन परिलोक की परियों को भी मात देने वाला था। फिर ये रहस्यमय काला चिराग, वो भी जिन्न ना सही, जिन जैसा जरूर था। अनूठी शख्सियत थी उसकी। कहीं वो सचमुच ही तो उसे बंद करके नहीं चला गया था। उसने एक झरोके का पर्दा हटाकर बाहर झांका। ये इस भवन का पिछवाड़ा था। ऊंचे पेड़ और उसके बीच बिछी घास नजर आई। घास के साथ किनारों पर फूल की क्यारियां थी। यहाँ भी उसे कोई प्राणी नजर नहीं आया। इंसान, पशु, पक्षी, कुछ भी नहीं। दूर तक सन्नाटा था। एक अजीब तरह की खामोशी थी, किसी हौलनाक तूफान के आने से पहले की खामोशी। रेखा उस कमरे में काले चिराग के इंतजार में यूं ही घूमती बैठती और टहलती रही, यहाँ तक कि शाम गहरी होने वाली थी। फिर डूबने से कुछ देर पहले ही अचानक कमरे का दरवाजा खुला और काला चिराग चेहरे पर गहरी उदासी लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ी ट्रे नुमा तस्तरी थी जिसमें खाना रखा हुआ था। तस्तरी उसने मेज पर रख दी। रेखा खाना देखकर परेशान हो गई। खाना? इतनी जल्दी? तुम खाना देखकर परेशान मत हो। जब तुम्हारा जी चाहे खाना, ये उसी तरह गर्म और ताजा रहेगा जैसा कि अब है। खाना मैं इस वक्त इसलिए ले आया हूँ कि मैं अंधेरा होने से पहले यहाँ से चला जाऊंगा, फिर मैं प्रातः आऊंगा। जाना मेरी मजबूरी है। तुम बेचिंतित रहो, खाओ पियो और आराम करो। सुबह मैं आऊंगा तो तब तुम्हारे भाई के बारे में हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें उसकी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
तुम बस एक बात का ख्याल रखना, इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। पर्दे उठाकर बाहर झांकना भी मत, कि हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा दृश्य नजर आ जाए जो तुम्हारे होशो आवाज गुम कर दे। बाहर से सुनाई देने वाली आवाज पर भी ध्यान मत देना। अब ये बताओ कि कमरे में शमा रोशन कर दूं या फानूस? मैं फानूस रोशन किए देता हूँ, शमा की रोशनी हल्की रहेगी। ये कहकर उसने उंगली का इशारा किया और कमरे में लटके तीनों फानूस प्रकाशमान हो गए। कमरा पूर्णतः रोशन हो गया। आप सुबह कितने बजे आएंगे? रेखा ने चिंतित स्वर में पूछा। मैं सूरज की पहली किरण के साथ हाजिर हो जाऊंगा, काले चिराग का जवाब था। मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ शीघ्र अतिशीघ्र जानना चाहती हूँ, रेखा ने अपने मन की बात कही। बस एक रात का इंतजार और प्रातः मैं सब बता दूंगा। बता तो मैं आज भी देता, लेकिन जब भी आया सोता हुआ पाया, काले चिराग ने जैसे सफाई दी। आप मुझे उठा देते, रेखा के लहजे में शिकायत थी। तुम बहुत गहरी नींद में थी, जीना चाहा कि तुम्हें उठाऊं। अच्छा मैं चलता हूँ, प्रातः भेंट होगी। खाना खा लेना और जो हिदायत दी उन पर अमल करना। देखो फिर समझाता हूँ, बाहर मत झांकना और न बाहर की आवाजों पर ध्यान देना। आओ दरवाजा अंदर से बंद कर लो। अगर दरवाजे पर दस्तक हो तो कदापि मत खोलना, दस्तक देने वाला मैं नहीं होऊंगा। ये बात अपने मस्तिष्क में भली बात ही बिठा लो। ये कहने के बाद उसने कमरे का भीतरी दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रेखा ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। वो दरवाजा भी बंद कर लिया जो बाहर की तरफ खुलता था। पर्दे अच्छी तरह से गिरा लिए। काला चिराग उसे अच्छा खासा डरा गया था। और फिर रात लगभग 11 बजे उसे भूख महसूस हुई। वो मेज के निकट कुर्सी घसीटकर बैठ गई। खाना स्वादिष्ट और गर्म था। उसने पेट भरकर खाना खाया और फिर कमरे में ही चहलकदमी करने लगी। टहलते टहलते उसे अचानक चमत्कारी डायरी का ख्याल आया। उसने अपने बैग में से डायरी निकाली और कुर्सी पर बैठकर उसका एक एक पेज पलटने लगी। वो अपने भाई इंद्रजीत के बारे में सोचती जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी भी पृष्ठ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया। निराश होकर उसने डायरी बैग में वापस रख ली। अब वो आरामदायक बिस्तर पर लेट गई थी। खाना उसने भरपेट खाया था। करने को कुछ था नहीं, सोचने को बहुत कुछ था। सोचते सोचते उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। अभी वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी कि घबराकर उठ बैठी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कोई ख्वाब देखा है या ये सब उसने जागते में देखा है। उसने देखा कि ये किसी खंडर में पत्थर पर लेटी हुई है। चांद पूरे यौवन पर है और हर तरफ चमगादड़ें उड़ रही हैं, बड़ी बड़ी चमगादड़ें। एक दो चमगादड़ें उसकी तरफ भी लपकी थी। तभी उसकी आंख खुल गई। ये कैसा भयानक ख्वाब था। यह ऐसा भयानक ख्वाब था कि रेखा जब भी सोने लगती ये सपना उसे दिखने लगता। वो आंखें खोलती तो बाहर से अजीब अजीब वो हौलनाक आवाजें आने लगती। कभी कुत्ते भौंक रहे होते, कभी बिल्लियां लड़ रही होती, कभी उल्लू बोल रहे होते, कभी गीदड़ों की आवाज सुनाई देती। ये आवाजें कभी हल्की हो जाती और कभी ऐसी तेज कि दिल दहल उठे। रेखा को ऐसा लगता जैसे बाहर डेक पर कोई साउंड ट्रैक सुनाया जा रहा हो। अजीब मुसीबत थी। वो सोती तो भयानक ख्वाब उसकी आंखों में उतर आता और जाग जाती तो बाहर की हौलनाक ड्रामाई आवाज उसे सुनाई देने लगती। बस इसी तरह आंखों में रात कट गई और फिर सुबह हुई तो उसे नींद ने आ दबोचा। रेखा उस वक्त गहरी नींद में थी जब कोई दरवाजे पर निरंतर दस्तक दे रहा था। दस्तक की इस निरंतर आवाज पर रेखा की आंख मुश्किल से खुली। उसने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। 7 बज रहे थे। वो फौरन उठकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर यकीनन काला चिराग होगा, उसने सोचा। आगंतुक काला चिराग ही था। अपने वायदे के अनुसार वो दिन निकलते ही आ पहुंचा था। रेखा की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। आंखों में लाल डोरे पड़े हुए थे जो उसकी आंखों को और भी आकर्षक बना रहे थे। खूबसूरत नशीली आंखें। काला चिराग उसकी आंखों में झांकने लगा। उसकी आंखों की तक न लाकर रेखा ने जम्हाई ली और बोली, रात में एक पल भी नहीं सो सकी हूं। जानवरों की आवाजों से डरती रही थी क्या? काले चिराग ने पूछा। जानवरों की आवाजों से उतना नहीं जितना चमगादड़ों से। क्या मतलब? वो एकदम चौंका। मुझे जब भी नींद आती एक भयानक ख्वाब देखने लगती, जैसे मैं किसी खंडर में पत्थर पर लेटी हुई हूँ और बड़े बड़े चमगादड़ें इधर उधर उड़ती फिर रही हैं। एक दो मेरी तरफ भी लपकती महसूस होती, रेखा ने बताया। ओह, काले चिराग ने अपना सिर पकड़ लिया। वास्तव में गलती मुझसे हुई। मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। कैसी गलती? किस बात का ख्याल? रेखा उलझ कर रह गई थी। बस हो गई एक गलती, काले चिराग ने टालने के अंदाज में लापरवाही से कहा। आज की रात तुम्हें यह ख्वाब बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, रेखा ने गहरी सांस ली और बहस न करना ही उचित समझा। अब तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ।
फिर इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। ये कहकर काला चिराग उठ गया और भीतरी दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रेखा ने खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर झांका। सब कुछ वैसा ही था। वो हमाम में चली गई, इत्मीनान से हाथ मुंह धोया और बाहर आ गई। रेखा अभी आकर कुर्सी पर बैठी थी। काला चिराग तस्तरी उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने तश्तरी मेज पर रख दी जो नाश्ते के व्यंजनों से भरी हुई थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आप मेरे लिए ट्रे उठाकर लाते हैं। क्या इस महलनुमा भवन में कोई भी सेवक नहीं है? रेखा ने पूछा। यहाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो ये काम कर सके। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, नाश्ता करो। काले चिराग ने गोलमोल सा जवाब दिया। आप समझ में ना आने वाली बातें बहुत करते हैं। क्या आपको दूसरे को उलझाकर बहुत मजा आता है? मैं किसी को क्या उलझाऊंगा? मैं तो स्वयं एक लंबी अवधि से उलझा हुआ हूं। आपको किसने उलझाया? रेखा ने टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए पूछा। बकाल ने। रेखा चौंकी। उसने तेजी से पूछा, ये बकाल आखिर क्या बला है? आपने कल भी इसका जिक्र किया था। उसे बला ना कहो, मैं उस पर मरता हूं। मरता हूं? रेखा तनिक संभल कर रह गई। हाँ, मरता हूं, मगर अफसोस कि वो किसी और पर मरती है। किस पर? तुम्हारे भाई इंद्रजीत पर। रेखा उलझती जा रही थी। उसने काले चिराग का आशय समझते हुए, ये कैसा मरना है कि वो उस पर मरती भी है और उसे कैद भी रखा है? यही तो रहस्य है और मैं यही सब बताने के लिए तुम्हें यहां पर लाया हूं। तो फिर बताइए, मैं सुनने के लिए व्यग्र हूं। काला चिराग कुछ क्षण खामोश रहा और फिर इस सोच खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, तुम अपने भाई इंद्रजीत के बारे में कितना जानती हो? सिर्फ इतना ही। मेरे भाई इंद्रजीत जब 12-13 बरस के थे तो वो शिकार पर गए थे। तब रमाकांत चाचा ने उनका अपहरण करवा लिया था और फिर उन्हें जान से मरवा दिया था। मेरे पापा कृष्णकांत की हत्या करने से पहले रमाकांत ने यही बताया था कि वो इंद्रजीत को कत्ल करवा चुका है, लेकिन मेरा भाई तो जिंदा है। इसका मतलब है कि रमाकांत को कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, गलतफहमी नहीं हुई। उसे उसके लोगों ने यही बताया था कि वे उसके आदेशानुसार इंद्रजीत को कत्ल कर आए हैं। उसके लोगों ने इंद्रजीत की लाश के टुकड़े देखे थे। मेरे भाई के लाश के टुकड़े? रेखा ने घबरा कर पूछा। हाँ, तुम्हारे भाई के लाश के टुकड़े जो एक एक करके उन लोगों के सामने गिरे। फिर मेरा भाई जीवित कैसे है? रेखा बौखला सी गई। क्या उस झोपड़ी में मेरे भाई के अलावा कोई और भी है? कोई और नहीं, वो तुम्हारा अपना सगा भाई इंद्रजीत ही है। ठहरो, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। काले चिराग ने गहरी सांस लेकर कहा, फिर शून्य में निहारते आगे सुनाया। तुम्हारा भाई दिल्ली में एक बहुत अच्छी पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उस वक्त वो 8वीं या 9वीं क्लास में था। वो एक कुशाग्र बुद्धि और तेज तर्रार लड़का था। छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत कुछ सीख लिया था। गांव की जिंदगी से उसे प्यार था और शिकार का शौक तो उसे जुनून की हद तक था। उसका निशाना बहुत अच्छा था। उसके पास इटली की बनी 2 नाली बंदूक थी। इस बंदूक का लाइसेंस तो तुम्हारे पिता के नाम था, लेकिन इसका प्रयोग अधिकतर इंद्रजीत ही करता था। वो बंदूक हवेली में ही रखी रहती थी। तुम्हारे चाचा रमाकांत का छोटा बेटा विजय हालांकि इंद्रजीत से उम्र में बड़ा था, लेकिन इंद्रजीत से उसकी दोस्ती और घनिष्ठता ज्यादा थी। सावनपुर में वो दोनों हर जगह साथ साथ रहते थे। आखिरी बार इंद्रजीत सावनपुर आया तो रमाकांत ने उसके लिए जाल बुन रखा था। इंद्रजीत उसके लिए खतरा बनता जा रहा था। बेचारे बाप ने तो भाई से कभी हिसाब न मांगा था, लेकिन बेटा हिसाब मांगने लगा था। सो रमाकांत ने सोच लिया था कि इस बार इंद्रजीत का पूरा हिसाब साफ कर देगा। तुम्हारा भाई इंद्रजीत जब भी सावनपुर आता तो उसके साथ 2 अंगरक्षक रहते थे और इन अंगरक्षकों की मौजूदगी में कोई भी खेल खेलना आसान नहीं था। सो तुम्हारे चाचा रमाकांत ने इंद्रजीत के लिए जंगल में फंदा तैयार करवाया। इंद्रजीत को शिकार का शौक था ही। सो इस बार जब रमाकांत ने उसे ये सूचना दी कि सावनपुर के जंगल में हिरण देखे गए हैं तो ये इंद्रजीत दीवाना हो गया। उसने अब तक तीतर का शिकार किया था, किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं किया था। उसने अगले दिन ही शिकार का प्रोग्राम बना लिया। सुबह सवेरे ही वो और नौकरों के साथ शिकार पर जाने को तैयार हो गए। इस प्रोग्राम के लिए 2 जीपों का इंतजाम भी किया गया था। प्रोग्राम के अनुसार सभी तैयार हो जीपों में बैठ चुके थे। तुम्हारे भाई के बॉडीगार्डों का इंतजार था। फिर किसी ने आकर बताया कि वे दोनों तो नशे में गहरी नींद सो रहे हैं और उठाए नहीं उठ रहे हैं। फिर एक मुलाजिम ने तुम्हारे भाई को बताया कि वे दोनों तो देर तक शराब पीते और ताश खेलते रहे हैं। इंद्रजीत को जंगल में उनकी जरूरत नहीं थी। वो उन दोनों को छोड़कर विजय के साथ शिकार पर निकल गया। रमाकांत का ये बेटा विजय अपने बाप के साथ इस साजिश में शामिल था। वो इंद्रजीत को जंगल में उन्हीं रास्तों पर ले गया जहां रमाकांत के गुंडे डाकुओं के भेष में छिपे हुए थे।
और फिर जैसे विजय और तुम्हारा भाई इंद्रजीत उनकी पहुंच में आए, वे डाकू घोड़े दौड़ाते बाहर निकल आए और फिर एक डाकू ने इंद्र को उठाकर अपने घोड़े पर लाद लिया। वे चारों डाकू तुम्हारे भाई इंद्रजीत को ले उड़े। यूं अपहरण का ये खेल पूरा हुआ। बाद में यही खबर लेकर विजय और बड़ा भाई सूरज दिल्ली तुम्हारे बाप के पास पहुंच गए, जिसे सुनकर तुम्हारे पिता दीवाने हो गए। उधर हुआ ये था कि वे कथित डाकू जंगल में काफी अंदर जाने के बाद एक जगह ठहर गए थे। एक ने इंद्रजीत को घोड़े से उतारा और एक वृक्ष के तने से बांध दिया। इंद्रजीत की सिट्टी पिट्टी गुम थी। उसे मामले की गंभीरता का एहसास हो चुका था। अब वो पछता रहा था कि उसने अपने बाप के कहे पर अमल ना करके कितनी बड़ी गलती की है। कृष्णकांत ने उसे हिदायत दी थी कि अपने अंगरक्षकों के बिना कहीं न जाना, कि अगर इस मौके पर भी उसके बॉडीगार्ड उसके साथ होते तो इतनी आसानी से उसका अपहरण संभव नहीं था। तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो? उसने उन डाकुओं से पूछा। हम लोग तुम्हारी मौत हैं, तुम्हें यहाँ कत्ल करने के लिए लाए हैं, उस डाकू ने हंसकर जवाब दिया, जो उसे अपने घोड़े पर लाद कर लाया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? देखो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी जान बख्श दो? इसके बदले में मैं तुम्हें एक मोटी रकम अपने बाबा से दिलवा सकता हूँ। रकम तो हम ले चुके हैं, दूसरा डाकू बोला, और ये रकम हमने तुम्हारी जान के लिए ली है। हम अपने किए हुए सौदे से कभी नहीं फिरते। अब ये तुम्हारी किस्मत कि जान लेने का सौदा पहले हो गया। वे चार थे। डाकू की तरह ही चारों के चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। उनमें से दो इस हक में थे कि इंद्रजीत को फौरन गोलियों से छलनी कर दिया जाए। एक का ख्याल था कि उसकी जान लेने की बजाय उसे यूं ही बंधा छोड़ दिया जाए कि इस वीरान जंगल में वो भूख प्यास से खुद ही मर जाएगा। इस बाबत चौथा डाकू डावाडोल था। वो कभी सोचता कि उसे तत्काल गोली मारकर किस्सा निपटा दिया जाए, कभी उसे इंद्रजीत की किशोर अवस्था पर रहम आ जाता और वो अपने उस साथी का हम ख्याल बन जाता जिसका ख्याल था कि इंद्रजीत को बंधा छोड़कर ही चल दिया जाए। उन चारों में इस समस्या पर विवाद चल ही रहा था कि इंद्रजीत बोला, मेरी बात सुनो। वे चारों दूर खड़े थे। उसकी आवाज सुनकर एक उसके नजदीक चला गया और बोला, हाँ बोलो। अब जब कि मुझे कत्ल करना ही चाहते हो तो क्या मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे? वो डाकू हंस दिया। हंसते हुए ही बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछेंगे। बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं उस शख्स का नाम जानना चाहता हूँ जिसने तुम्हें इस काम पर लगाया है, इंद्रजीत ने पूछा। बस इतनी सी बात? डाकू हंसा और उसने बताया, उसका नाम है रमाकांत। ओह मेरे चचा। इंद्रजीत को जैसे विश्वास ही ना आया। उसने एक ठंडी सांस ली। हे प्रभु, तू ही इंसाफ करने वाला है। डाकू अपने शिकार की व्यवस्था पर हंसता हुआ दूर खड़े अपने साथियों के पास लौट आया। क्या पूछा था? एक ने सवाल किया। अपने नाम की सुपारी देने वाले का नाम पूछ रहा था। क्या तूने बता दिया? हाँ, मैंने बता दिया। ये मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश थी, मैंने पूरी कर दी, उसने कहा उगला। उसके साथी भी हंसे। फिर एक बोला, चलो अब जब उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई तो अब फांसी की तैयारी करो। पहली गोली कौन चलाएगा? दूसरे ने पूछा। मैं चलाऊंगा, पहले वाला बोला। और गोली कौन चलाएगा? दूसरी मैं चलाऊंगा, दूसरा बोला। और तीसरी? पहले ने पूछा। यार 2 गोलियां बहुत है, क्यों अपनी गोली जाया करते हो? तीसरे ने राय दी। यार तुम क्या कहते हो? पहले वाले ने चौथे से पूछा। वो जैसे ऐसा बोला, यार मुझसे इस पर गोली नहीं चलाई जाएगी। चौथे ने साफ जवाब दिया। चौथा वही था जो उसे मारने की बजाय यूं ही बंधा छोड़ जाने के हक में था। ओए हटो बुज़दिलो। पहले ने तीसरे और चौथे शख्स को अपने सामने से हटाया। अपने कंधे से राइफल उतारी, नाल खोलकर कारतूस चेक की। कारतूस मौजूद था। नाल बंद करके उसने घोड़ा चढ़ाया और बंदूक सीधी करके उसने इंद्रजीत के दिल का निशाना लिया और बोला, पहली गोली मैं चलाता हूँ और ये आखिरी भी होगी। इसी गोली से इसका काम तमाम हो जाएगा। निशाना लेकर उसने अभी ट्रिगर पर उंगली धरी थी और वो उसे दबाना ही चाहता था कि चीखती हुई आवाज उभरी, गोली मत चलाओ। चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और देखते ही रह गए। आने वाला बड़ा अजीब व्यक्ति था। वो एक पेड़ की ओर से अचानक ही बाहर आया था। वो जाने उस पेड़ के पीछे कब से खड़ा था। वो एक मोटा ताजा शख्स था। ऊपर का धड़ नंगा था, नीचे उसने एक मटियाली सी धोती बांध रखी थी। उसका बदन घने बालों से भरा हुआ था। गले में उल्लू का पंजा ताबीज की तरह लटका हुआ था। बड़ी बड़ी खौफनाक मूछें, सिर मुंडा हुआ और चमकता हुआ जैसे सिर पर तेल चुपड़ रखा हो। कंधे पर सुर्ख मुंह वाला बंदर बैठा हुआ था। बंदर ने अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखे हुए थे। उस शख्स के हाथों में एक मजबूत लठ था
उसे देखकर यह अनुमान लगाना कठिन था कि वो कौन है और इस जंगल में क्या कर रहा है। यार, ये वनमानुष कहाँ से आ गया? क्या ख्याल है, पहले इसी पर गोली चला दूं? पहले वाले ने अपने बराबर खड़े साथी से पूछा। बिना वजह अपने सिर खून लेने से क्या फायदा, इसे नजदीक आने दो, पता तो चले कि आखिर है कौन, दूसरे ने राय दी। इतने में वो इन चारों के करीब आ गया। उसके अंदाज में जरा सा भी डर खौफ नहीं था। वो इत्मीनान से चलता हुआ उस डाकू के सामने पहुंच गया जो इंद्रजीत पर गोली चलाने वाला था। क्यों मार रहे हो इस बालक को? उसकी आवाज उसके व्यक्तित्व की तरह भारी थी। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम अपने जानवरों के साथ जंगल में फिरने आए हैं। सब मारे को राजू मदारी कैबे से? उस बेढब से शख्स ने अपना परिचय दिया। ओह, तुम मदारी हो? चलो फिर इधर जो तमाशा हो रहा है वो देख लो, तुम भी क्या याद रखोगे। लो, ये भी कोई खेल हो रहा है? बंदूक चला के मानस की जान ले ली। कहो तो हम दिखाएं तमाशा। तुम क्या तमाशा दिखाओगे? एक डाकू व्यंग्यपूर्ण लहजे में बोला। क्या तुम इस लड़के को हाथ लगाए बिना, छुरी चाकू गोली चलाए बिना खत्म कर सकते हो? हाँ, कर सको सो, राजू मदारी विश्वासपूर्ण दृढ़ लहजे में बोला। हाथ लगाए बिना इस बालक के टोटे टोटे कर सकूं? टोटे टोटे हाथ लगाए बिना? उनमें से एक दिलचस्पी दर्शाते हुए पूछा। फिर बोला, ये कैसे मुमकिन है? देख लेना अपनी आंखों से, राजू मदारी तेजी से बोला। आ गया हो तो फिर दिखा दे तमाशा, शुरू करे खेल। वो अपने बंदर के सिर पर हाथ फेरने लगा। वक्त क्यों जाया कर रहे हो यार? दूसरे वाला डाकू बोला। अपना काम निपटाओ और निकल लो। इतनी जल्दी भी क्या है? इसने दावा किया है कि ये हाथ लगाए बिना इसके टोटे टोटे कर देगा। जरा हम भी तो देखें इसका तमाशा। हाँ मदारी, अगर नाकाम रहे तो फिर क्या होगा? बोलने वाले के स्वर में धमकी थी। फिर क्या होगा? तुम्हारी बंदूक होगी और राजू मदारी का सीना। समझ गए ना? हाँ समझ गए। चलो फिर हो गई बात, दिखाओ अपना जलवा। अभी लो, राजू मदारी खुश होकर बोला। उसने बंदर का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर उतारा। बंदर खामोशी से एक जगह पर बैठ गया, मानो वो भी तमाशा देखने को उत्सुक हो रहा हो। राजू मदारी ने अपनी लाठी से एक बड़ा दायरा खींचा और उन चारों से बोला, इस चक्कर के भीतर पाँव न रखना। ठीक है, चारों ने इकरार किया। और फिर वो बेढब सा मदारी उस दायरे के एक तरफ बैठ गया। आलती पालती मारकर उसने साधुओं की तरह आसन जमाया। उसने अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से उन चारों की तरफ देखा और फिर अपने लट को एक तरफ फेंक दिया। वो लाठी जमीन पर गिरते ही लहरा गई। वो लाठी मोटी रस्सी का रूप अख्तियार कर गई थी और धीरे धीरे शून्य में ऊपर की तरफ बुलंद होती जा रही थी। और फिर देखते ही देखते वो इतनी बुलंद हो गई कि उसका ऊपर का सिरा आंखों में उजल हो गया। राजू मदारी के इस तमाशे ने ही उन चारों को हैरान कर दिया था, पर अभी आगे भी बहुत कुछ होना था। राजू मदारी ने इशारे से कहा, छोरे को बुलाओ। अच्छा, पहला डाकू बोला, क्या उसे खोलकर लाना होगा? राजू मदारी ने इशारे में जवाब दिया। हाँ, फुर्ती दिखाओ। उस डाकू ने अपने एक साथी को इशारा किया कि वो इंद्रजीत को खोलकर ले आए और खुद उसने राजू मदारी की तरफ बंदूक तान ली कि अगर कोई गड़बड़ होती नजर आए तो वो इस बेढब इंसान को गोली मार दे। हकीकतन वे अब इस मदारी से कुछ कुछ खौफजदा हो उठे थे। राजू मदारी ने उसे बंदूक तानते देखा, लेकिन कोई परवाह नहीं की कि उसे निशाने पर ले लिया गया है। वो पूर्ण निश्चिंतता के साथ पढ़ता रहा। वो डाकू जब इंद्रजीत को खोल लाया और वे राजू मदारी के खींचे दायरे के पास आ गए तो राजू मदारी ने इंद्रजीत को घेरे के अंदर आने का इशारा किया। इंद्रजीत हैरान परेशान उस दायरे के अंदर आ गया। अब राजू मदारी ने इंद्रजीत को अपने करीब बुलाकर कुछ समझाया और फिर उसे वापस अपनी जगह पर जाने को कहा। बालक, क्या नाम से तेरा? राजू मदारी ने ऊंची आवाज में पूछा। इंद्रजीत। इस रस्सी पर चढ़ सके हैं क्या तू? हाँ, क्यों नहीं, बड़ी आसानी से। तो फिर चढ़ जा। राजू मदारी, पहले वाले डाकू एकदम से बोला, एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने कोई होशियारी की तो जान से जाओगे। राजू मदारी ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और वो इंद्रजीत से बोला, सुना नहीं तुमने? रस्सी पकड़ो और ऊपर चलो। इंद्रजीत को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। वो रस्सी पकड़े हाथ व पैरों के जरिए ऊपर ही ऊपर चढ़ता चला गया, यहाँ तक कि वो नजरों से गायब हो गया। इंद्रजीत, मदारी ने पुकारा। ऊपर पहुंच गया रे? हाँ, पहुंच गया। ऊपर से आवाज आई, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। वे चारों दम साधे रस्सी के ऊपरी सिरे को देख रहे थे, जहां पहुंचकर इंद्रजीत गायब हो गया था। अपनी कमीज उतारकर नीचे फेंक, राजू मदारी ने हुक्म दिया। और कुछ ही क्षणों बाद एक कमीज ऊपर से लहराती हुई नीचे जमीन पर आ गिरी। वो इंद्रजीत की कमीज थी। चल, अब बनियान भी उतार।
ये आदेश मिलते ही बनियान भी लहराती हुई नीचे जमीन पर आ गिरी। यूं राजू मदारी ने एक एक करके इंद्रजीत के सारे कपड़े नीचे मंगवा लिए। अब तेरे बदन पर क्या है रे बालक? कुछ नहीं, ऊपर से इंद्रजीत की आवाज आई। ठीक है, राजू मदारी निश्चिंत सा बोला और फिर वो उन चारों की तरफ देखते उनसे संबोधित हुआ। अब असली तमाशा शुरू हो गया है, जरा हौसले से देखना, तुम भी कहोगे कि जीवन में क्या चीज देखने को मिली। ये कहते हुए उसने अपनी धोती का पट खोलकर उसमें लिपटा हुआ चाकू निकाला और धोती फिर कसकर बांध ली। 6 इंच से भी लंबे फल का ये चाकू खोलकर उसने जमीन पर रख दिया और अपने बंदर को इशारा किया। बंदर हरकत में आया और चाकू अपने मुंह में दबाकर बड़ी फुर्ती से रस्सी पर चढ़ गया। ये गया और वो आया का प्रदर्शन करते बंदर उसी तेजी से लौट भी आया था, पर अब वो चाकू उसके मुंह में नहीं था। वो खामोशी से राजू मदारी के पास आ बैठा। राजू मदारी ने आंखें बंद की और तेजी से कुछ पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसकी आंखें ऐसी खौफनाक नजर आ रही थी कि उन चारों में से किसी की भी हिम्मत ना थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सके। अब उसने उंगली से जमीन पर एक रेखा खींची और आदेशपूर्ण स्वर में फुंफकारा, सीधा हाथ। कुछ क्षणों में ही सीधा हाथ कंधे से अलग होकर जमीन पर आ गिरा। ऐसा लगता था जैसे चाकू से काटकर फेंका गया हो। वो रक्त रंजित हो रहा था। राजू मदारी ने धरती पर दूसरी लकीर खींची। वो बोला, उल्टी बांह, और कुछ ही क्षणों में दूसरी बांह भी कटकर खून उगलती जमीन पर आ गिरी। फिर उसने तीसरी रेखा धरती पर खींची और हुक्म दिया, दाई टांग। दाई टांग आने में चंद सेकंड लगे और फिर इसी तरह चौथी, पांचवी और छठी लकीर पर उल्टी टांग, सिर और फिर कटा हुआ धड़ नीचे आ गिरा और वो सिर और दूसरे अंग इंद्रजीत के ही थे। तो दोस्तों, ये था स्वाहा उपन्यास का 9वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।